हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8th के साइंस की, और जैसा कि हम साइंस के केमिस्ट्री पार्ट से रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर्स का। ओके, तो थर्ड चैप्टर का हमारा रिवीजन चल रहा है, जो कि कौन सा है? सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, यानी कि संश्लेषित रेशे की बात कर रहे हैं और प्लास्टिक की बात इसमें कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन अभी तक कराए गए हैं होपफुली वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और उन क्वेश्चन अगर वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आपको आंसर किस प्रकार से देना है वो आपको समझ आया होगा। ओके, एक बार क्विक रिवीजन लेंगे अपने क्वेश्चंस का, फिर आज कुछ और नए क्वेश्चंस के आंसर्स को समझेंगे। ओके, चलिए। तो क्वेश्चन था नेम अ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर का नाम पूछा जाएगा। तो आपने फाइबर्स बहुत अपनी प्रीवियस क्लासेस से पढ़ा है फाइबर्स। तो फाइबर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं जो प्रकृति से मिल रहे हैं, उनको नेचुरल फाइबर यानी कि प्राकृतिक रेशे कहा जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक रेशे, और दूसरा क्या होता है? कृत्रिम या संश्लेषित रेशे, जिनको कहा जाता है, जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा होता है। तो प्रकृति से हमें कौन कौन से मिल रहे हैं? जैसे कि हम जूट की बात कर रहे हैं, जूट का जो रेशा है, फाइबर है, वो कहाँ से मिल रहा है? पेड़ों से मिल रहा है जूट के, तो वो क्या हो गया आपका? प्लांट फाइबर उसे कहते हैं, या फिर आप उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक रेशा कहेंगे। ओके, वहीं पर दूसरा किसकी बात करते हैं? आप कॉटन की बात करते हैं। तो कॉटन कहाँ से मिलता है आपको? कपास के पौधे से मिलता है, तो वो भी आपका क्या है? एक नेचुरल फाइबर है। सिल्क की बात करते हैं यानी रेशम, तो वो कहाँ से आता है? रेशम के कीट से आता है, तो वो भी आपका क्या है? प्राकृतिक रेशा है यानी कि नेचुरल फाइबर। और वहीं पर आप वूल की बात करते हैं यानी कि ऊन, वो भी आपका किस में आता है? नेचुरल फाइबर में आता है। ठीक है, तो इतने हमारे एग्जाम्पल हो गए नेचुरल फाइबर में के। इनमें एक पूछा है तो एक आप कोई सा भी बता देंगे। यहाँ पर कॉटन लिखा गया है, तो सूती कपड़ा, सूत या सूती आप जिसे कहते हैं, वो सारा क्या होता है? नेचुरल फाइबर के अंतर्गत आता है। ठीक है, द नेम द बेसिक कंपोनेंट ऑफ एनिमल फाइबर्स। तो बेसिक कंपोनेंट क्या होता है एनिमल फाइबर का? एनिमल फाइबर यानी कि जिनको हम एनिमल से क्या कर रहे हैं? ऑब्टेन कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, या फिर जब हम बात करते हैं कि जैसे कि भेड़ है, ठीक है, शीप, उसके बालों से क्या किया जाता है? वूल का यानी ऊन का निर्माण किया जाता है। तो वूल क्या है? एक फाइबर है, तो उसको किस प्रकार का फाइबर कहा जाएगा? एनिमल फाइबर कहा जाएगा, यानी प्राणी या जंतुओं से प्राप्त रेशा। ठीक है, तो उसका बेसिक कंपोनेंट घटक पूछा है, तो वो प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, तो उसको क्या आपका अगर कंपोनेंट पूछा जाएगा तो प्रोटीन आंसर आएगा। ओके, चलिए। थर्ड क्वेश्चन था नेम सम आर्टिफिशियल फाइबर। अब आर्टिफिशियल फाइबर कहिए, मैन मेड कहिए, या फिर आप क्या कह रहे हैं? सिंथेटिक फाइबर कह रहे हैं। तो सभी का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य जिनका भी निर्माण, जिन भी रेशों का निर्माण रसायनों की सहायता से प्रयोगशालाओं में करेगा, तो वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे? आर्टिफिशियल फाइबर के अंतर्गत आएंगे। इसमें आपका नायलॉन आता है, टेरिलीन आता है, पीईटी, एक्राइलिक, टेफ्लॉन, इसके अलावा रेयॉन हो गया, ये सारे आप संश्लेषित रेशे के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच फाइबर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। तो रेयॉन को आपका आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। ठीक है, इन विच कंट्री वॉज रेयॉन फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज। तो इंग्लैंड में सबसे पहले सिंथेसाइज किया गया था रेयॉन को। नेम द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, पूर्ण रूप से संश्लेषित पहला रेशा कौन सा था? नायलॉन था, जिसको आप सिंथेटिक फाइबर में सबसे मजबूत रेशा कहते हैं, और जिससे कि बहुत ज्यादा मात्रा में जो मजबूत रस्सियां बनाई जाती हैं, जैसे पैराशूट की हो गई, या फिर इसके अलावा अन्य कई रस्सियां बनाई जाती हैं, तो वो सारी किससे मिलकर के बनी होती है? नायलॉन की बनी होती है, क्योंकि नायलॉन बहुत क्या होता है? मजबूत होता है। ओके, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था नेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यूनिट ऑफ रेयॉन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में, विश्व में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर जो है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, या हम क्या कहेंगे? सबसे बड़ा उत्पादक, जहां सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है किसका? रेयॉन का। तो वो क्या है? ग्रेसिम इंडिया में आपका होता है। नेम अ कॉमन वेराइटी ऑफ पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर की कॉमन यानी कि सामान्य जो वेराइटी है वो कौन सी है? टेरिलीन है।
व्हाट इज एस्टर? तो एस्टर क्या होता है? प्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, या फिर आप स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड भी इसे कहते हैं। बहुत अच्छी सुगंध इसकी आती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम सम ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक से बने हुए कुछ वस्तुओं का नाम बताना है। तो जितनी भी वस्तुएं बच्चों आप लोगों ने देखी होंगी अपने आसपास, तो उन सबके नाम आप बता देंगे कि प्लास्टिक से ये सामान हमने देखा है बना हुआ। ठीक है, तो कंटेनर्स, बकेट, बॉटल, चेयर, बास्केट, इसके अलावा बहुत सारी हो सकता है, बॉक्स हो सकता है, कई चीजें हो सकती हैं जो प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं। व्हाट इज पॉलीथीन? पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन क्या है? जो ईथीन इसमें है, पॉली ईथीन, बार बार बताया जाता है। पॉली मीन्स बहु, यानी बहुत सारे। तो बहुत सारे ईथीन जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या कहा जाएगा? पॉलीथीन कहा जाएगा। तो इसको नॉर्मली हम क्या कहते हैं? पॉलीमर ऑफ ईथीन, यानी ईथीन का बहुलक पॉलीथीन कहलाता है। ओके, सो पॉलीथीन इज अ पॉलीमर ऑफ ईथीन, यह ईथीन का एक बहुलक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। और जैसा कि मैंने आपको प्लास्टिक के दो वेराइटीज बताई थी अलग अलग, या हम क्या कह रहे थे कि प्लास्टिक को दो तरह से कैटेगराइज किया गया था। एक थर्मोसेट्स आ रहे थे और दूसरे क्या आ रहे थे? थर्मोप्लास्टिक आ रहे थे। ठीक है, तो थर्मोसेट्स कौन से थे? जो एक बार अपना आकार बना लेते हैं, उसके बाद उनका आकार दोबारा से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। चाहे हम उनको कितनी भी ऊष्मा दे देंगे, कितना भी तापमान दे देंगे, वो अपना आकार परिवर्तित नहीं करते हैं। ठीक है, वहीं पर थर्मोप्लास्टिक कौन से थे? जो कि इजीली मोल्ड हो रहे थे, यानी कि आपने उनको एक बार कोई आकार दे दिया है और फिर से अगर उनको ऊष्मा दी जाएगी तो वो अपना आकार परिवर्तित कर लेंगे। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक में जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन को अगर आप ऊष्मा के पास ले जाते हैं या फिर गर्मी के पास ले जाते हैं तो वो जैसे पिघलना शुरू कर देती है। पिघलने का से क्या तात्पर्य है आपका? कि मोल्ड हो रहा है, यानी कि आकार में परिवर्तन ला रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप लिख देंगे पीवीसी और पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीथीन। अब थर्मोसेटिक प्लास्टिक के एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि आपके जितने भी क्या होते हैं, जो कुकवेयर्स होते हैं, बर्तन होते हैं किचन में, उनके जो हैंडल वगैरह बनाए जाते हैं वो थर्मोसेटिक प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। तो बेकेलाइट, मेलामाइन, ये सब किस में आते हैं? आपके थर्मोसेटिक प्लास्टिक में आते हैं। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी? पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है? ये वही है जिसको हम थर्मोप्लास्टिक में पढ़ रहे थे। थर्मोप्लास्टिक यानी ऊष्मा देंगे, ऊष्मा देने से ये अपने आकार में परिवर्तन ले आएंगे। ठीक है, जैसे हम पॉलीथीन की बात कर रहे थे। पॉलीथीन आप सभी ने अपने घर में घरों के आसपास देखी होगी कभी ना कभी। ठीक है, तो वो पॉलीथीन को कभी आपने जलाकर देखा होगा तो वो क्या हो जाती है? या ऊष्मा गर्मी के पास ले जाकर देखा होगा तो वो क्या करने लग जाती है? अपना आकार परिवर्तित करने लग जाती है। यानी कि आकार में परिवर्तन हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? तापमान बढ़ने से हो रहा है, यानी ऊष्मा की वजह से वहां पर वो अपना आकार परिवर्तित कर रही है। जबकि आपने देखा होगा कि जो प्रेशर कुकर का हैंडल है जैसे, वो किसका है? वो थर्मोसेटिक का है। इसी वजह से आपने प्रेशर कुकर को कितनी भी ऊष्मा दे दी, कितने भी गर्म तापमान पे रख लिया, कितना भी आपने गैस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा लिया है, फिर भी जो हैंडल है वो पिघल नहीं रहा है, तो वो थर्मोसेट हो गया। जबकि पॉलीथीन को अगर थोड़ा सा भी आप आग के पास ले जाते हैं तो वो पिघलना शुरू कर देता है, तो वो क्या हो गया? थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, तो पीवीसी किस में आ रहा था? थर्मोप्लास्टिक में आ रहा था। और पीवीसी क्या है? पी स्टैंड फॉर पॉली, वी किसके लिए है? विनाइल, और सी है आपका क्लोराइड के लिए। ओके, तो पीवीसी स्टैंड फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, चलिए 15th क्वेश्चन, व्हाट इज 4 R's? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। ओके, चलिए 16th क्वेश्चन था, वेदर कॉटन क्लोथ बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो कॉटन क्लोथ, आपने देखा होगा कोई भी कॉटन का कपड़ा है, सूती कपड़ा है, उसको ऐसे ही खुले में छोड़ लीजिए या फिर मिट्टी के ऊपर छोड़ दीजिए कहीं पर भी ऐसे ही, तो वो कुछ टाइम बाद खराब होने लग जाता है। तो क्या है वो? बायोडिग्रेडेबल, यानी अपघटन हो रहा है उसका। वहीं पर आप किसकी बात करेंगे? जैसे पॉलीथीन की बात करते हैं, तो पॉलीथीन बैन किस लिए है? क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। कैसी है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और हम कहते हैं कि कई वर्षों तक भी पॉलीथीन ऐसे ही घूमती रहेगी अर्थ पर, और उसकी वजह से क्या होगा? पोल्यूशन हो सकता है, और फिर कई जानवरों को क्या हो सकता है? उससे नुकसान हो सकता है, खतरा हो सकता है। ठीक है, तो चूंकि कॉटन क्लोथ के बारे में पूछा गया है तो ये कैसा है? बायोडिग्रेडेबल है।
Name the form of polyester which is replacing materials like glass and used for making bottles and jar. Name the form of polyester. Polyester की फॉर्म बतानी है जो क्या कर रहा है, ग्लास लाइक मटेरियल्स को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। जो कांच जैसे मटेरियल है उनको रिप्लेस करके पॉलिस्टर की कौन सी फॉर्म आ रही है, पीईटी, पॉलीथाइलिन, टेरिथैलेट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ टू इज थर्मोसेटिक प्लास्टिक। तो बच्चों अभी बहुत अच्छे से आपने थर्मोसेटिक और थर्मोप्लास्टिक को पढ़ा है, तो इन दोनों में से थर्मोसेटिक कौन सा है, बेकेलाइट है, ठीक है। पीवीसी किस में आ रहा है, यह थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में आ रहा है, तो बेकेलाइट आपका आंसर हो गया। नेम अ सिंथेटिक फाइबर विच इज अ पॉलीएमाइड। तो पॉलीएमाइड आपका नायलॉन होता है। Give the name of a plastic used for making fibers. Okay? Give the name of a plastic. एक प्लास्टिक का नाम बताना है used for making fiber जिसका उपयोग रेशा निर्माण में किया जाता है. Okay? तो नायलॉन है. ओके तो इतने क्वेश्चंस आपको अच्छे से आपने रिवाइज किए होंगे. लॉन्ग आंसर टाइप हमने स्टार्ट किया था लास्ट सेशन में. तो लॉन्ग आंसर टाइप यानी कि विस्तार से आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है. ठीक है, ज्यादा शब्दों में. डिस्क्राइब अबाउट नायलॉन. नायलॉन की व्याख्या करनी थी. राइट इट्स यूजेस एंड प्रॉपर्टीज. इसके उपयोग बताने हैं और इसके यह उपयोग किस कारण से हैं उसके लिए उसके गुण भी बताने हैं कि गुण क्या क्या है नायलॉन के अंदर. ओके तो नायलॉन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल द सिंथेटिक फाइबर. जैसा कि आप जानते हैं नायलॉन कैसा होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट कहा जा रहा है. सारे जितने भी सिंथेटिक फाइबर है संश्लेषित रेशे हैं उनमें सबसे मजबूत है नायलॉन. ठीक है, इट इज फुल्ली सिंथेटिक पॉलीमर विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल्ड वाटर एंड एयर. फुल्ली सिंथेटिक है. इट इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइड्स. जैसे कि आपने पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ा कि पॉलीअमाइड बताना था तो उसका आंसर नायलॉन था. तो नायलॉन क्या है, एक पॉलीअमाइड है. इट वॉज मेड इन 1931 फॉर द फर्स्ट टाइम. सबसे पहले कब बना था, 1931 में, 1931 में इसका सबसे पहले निर्माण किया गया था या इसको बनाया गया था. इट वॉज यूज्ड एज अ सप्लीमेंट ऑफ सिल्क. इसको सप्लीमेंट ऑफ सिल्क या ऑल्टरनेटिव ऑफ सिल्क के रूप में यूज किया गया था when silk got deficient during World War II. जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय में जब सिल्क में की मात्रा में कमी आ गई थी, सिल्क कम हो गया था, तो तब इसका निर्माण किया गया था. ओके फॉर मैनी मिलिट्री एप्लीकेशंस. ठीक है, अलग अलग मिलिट्री एप्लीकेशंस में इसका उपयोग किया गया था उस टाइम. ओके यूजेस की बात करेंगे. इट इज यूज टू मेक पैराशूट्स, टेंट्स, रोप्स एक्सेट्रा. क्योंकि बहुत ज्यादा मजबूत है तो मजबूत होने की वजह से इसका उपयोग कहाँ हो रहा है, पैराशूट बनाने में किया जा रहा है. टेंट, रोप यानी कि रस्सियां बनाने में इसका प्रयोग हो रहा है एक्सेट्रा. इट इज यूज टू मेक सॉक्स एंड स्टॉकिंग एज इट इज इलास्टिक. क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है, इसको खींचा जा सकता है, तो इस वजह से सॉक्स और स्टॉकिंग्स बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है. इट इज वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, कारपेट्स एक्सेट्रा. कपड़े, अलग अलग प्रकार के वस्त्र और साथ ही चटाई की बनाने में भी नायलॉन का प्रयोग किया जाता है. अब प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टी है इट मेल्ट्स ऑन हीटिंग. क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, यह प्लास्टिक से निकल रहा है तो इसीलिए मेल्ट होगा ये, और लेस वाटर एब्जॉर्ब करता है यानी कि बहुत कम मात्रा में पानी को अवशोषित करेगा. तो पानी कम अवशोषित होंगी तो जल्दी सूख जाएगा. ओके इट इज रेजिस्टेंट टू मॉथ एंड फंजाई. ये कीट प्रतिरोधी होगा यानी कीटों से इसको कोई भी नुकसान नहीं होगा. इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज्यादा होती है. एंड इट इज ड्यूरेबल. और ये कैसा होता है, टिकाऊ होता है बहुत. ओके तो इतने हमने इसकी प्रॉपर्टीज देख ली थी. राइट द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर. अब जब प्राकृतिक रेशा था हमारे पास तो संश्लेषित रेशे की आवश्यकता क्यों हुई. यानी कि हमने कहा हमें जानवरों से भी कुछ रेशे प्राप्त हो रहे थे, हमें पादपों से भी कुछ रेशे प्राप्त हो रहे थे. राइट द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर. तो संश्लेषित रेशों
के आपको लाभ बताने हैं, ठीक है। तो लाभ क्या क्या होंगे उसके बारे में लिखेंगे। अच्छा, हम कह रहे थे कि जब हमारे पास प्राकृतिक रेशे हैं तो प्राकृतिक रेशों की जगह हमें संश्लेषण की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम हमेशा क्या चाहते हैं कि कम मेहनत में या फिर हमें इन्वेस्ट कम करना पड़े और फायदे हमें ज्यादा हों। तो हमने ऐसे फाइबर्स का निर्माण किया जिन फाइबर्स को प्राप्त एक तो हमने सस्ते में इजीली अवेलेबल हो जाए, और क्या हो जाएगा उसके अलावा सस्ते में मिलने का मतलब है, अच्छा हम सामान लेने जाते हैं या हमारे पेरेंट्स सामान लेने जाते हैं मार्केट में, तो क्या करते हैं, मार्केट में शॉपकीपर को कहते हैं कि हम कम पैसे देंगे लेकिन चीज हमें ऐसी चाहिए कि जो कैसी हो, ड्यूरेबल हो, टिकाऊ हो, बहुत अच्छी हो। तो सिंथेटिक फाइबर क्या थे, एक तो कॉस्ट उनका क्या था, कम था, यानी कि सस्ते थे, और साथ साथ क्या हो रहा था, ड्यूरेबल भी थे, टिकाऊ भी थे। और जब हमने वस्त्र खरीदे हैं तो हम कभी ना कभी उनको वॉश भी करेंगे, तो वॉश करने में क्या हो रहा था कि वो लेस वाटर एब्जॉर्ब कर रहे थे, यानी पानी को कम अवशोषित कर रहे थे। चूंकि पानी का अवशोषण कम है इस वजह से वो जल्दी सूख भी रहे थे। तो ये सारी उनकी क्या थे, ये सारे फायदे थे किसी भी सिंथेटिक फाइबर को बनाने के, या उससे सिंथेटिक फाइबर से बने हुए जो कपड़े होते हैं उनके ये फायदे होते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर लाभ पूछा जाएगा तो उसमें आप क्या क्या लिखेंगे, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, चूंकि कैसे हैं, बहुत मजबूत है, और ड्यूरेबल यानी कि टिकाऊ है, ओके। साथ ही दे आर चीपर इन कॉस्ट एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर, यानी कि प्राकृतिक रेशे की जब हम बात कर रहे हैं तो प्राकृतिक रेशे से बने हुए जो कपड़े आते हैं वो थोड़ा कॉस्टली, महंगे पड़ते हैं। वहीं पर जब हम सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़ों की बात करते हैं तो वो थोड़ा हमें सस्ते में प्राप्त हो जाते हैं, ओके। दे अब्सॉर्ब लेस वाटर एंड आर क्विक टू ड्राई, ओके। क्या होता है, पानी को कम अवशोषित करते हैं, इस वजह से जल्दी सूख जाते हैं। और दे डू नॉट श्रिंक, आपने जनरली सुना होगा कि जो कॉटन का कपड़ा होता है वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो कॉटन का कपड़ा यानी प्राकृतिक रेशा, तो प्राकृतिक रेशे में ये पाया जाता है कि वो श्रिंक होने की प्रॉपर्टी उसमें होती है। लेकिन चूंकि हम सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेजेस देख रहे हैं तो सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो क्या नहीं करता, श्रिंक नहीं करता है, सिकुड़ता नहीं है, तो ये भी उसका लाभ है। दे आर वेरी यूजफुल फॉर सेविंग अवर ट्रीज एंड एनिमल्स एज दे आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। जैसा कि हम जानते हैं प्राकृतिक रेशा सारे प्रकृति में पाए जाने वाले जीवों से आ रहा है, तो हम जब प्राकृतिक रेशे का निर्माण करेंगे तो किसी न किसी रूप में हम जानवरों को और पेड़ पौधों को हार्म करेंगे जब हम प्राकृतिक रेशे का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन सिंथेटिक फाइबर का निर्माण करने में चूंकि सारे केमिकल्स लग रहे हैं तो वहां पर हम पेड़ पौधों को और जानवरों को क्या करते हैं, सेव करते हैं, या फिर उनको किसी भी प्रकार से हार्म नहीं पहुंचाते, ओके। एंड दे आर मॉथ एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट, ओके, रेजिस्टेंट, ओके। क्या होते हैं, ये कीट प्रतिरोधी होते हैं, तो कीड़ों से इनको कोई भी नुकसान नहीं होता है, ओके। तो ये आपके सारे क्या हो गए थे, फायदे हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है आज के सेशन का, लिस्ट द कॉमन वेराइटीज ऑफ पॉलिस्टर, also mention the natural fibers which are used for blending to enhance their properties, okay। क्या बताना है, list the common varieties of polyester, polyester की आपको कॉमन वेराइटीज बतानी है, एक तो क्या क्या होती हैं, एंड ऑल्सो मेंशन द नेचुरल फाइबर, और आपको उस प्राकृतिक उन प्राकृतिक रेशों के नाम बताने हैं विच आर यूज्ड फॉर ब्लेंडिंग, जिसको पॉलिस्टर में मिलाया जाएगा, किस लिए, फॉर इनहेंस देयर प्रॉपर्टीज, किस लिए, उसकी जो अपने गुण हैं उनमें और ज्यादा वृद्धि करने के लिए उसमें कुछ नेचुरल फाइबर मिलाई जाएंगी। सिंपल सी बात है, पॉलिस्टर जो है वो सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। आपको उसके प्रकार बताने हैं कि प्रकार, वेराइटीज इसकी क्या क्या हो सकती हैं, कितने प्रकार में ये पाया जा सकता है, और चूंकि ये एक सिंथेटिक फाइबर है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और उन गुणों में और अच्छा क्या करने के लिए, उन गुणों को इनहेंस करने के लिए या बढ़ाने के लिए उसमें कोई प्राकृतिक रेशा मिलाया जाएगा, उस प्राकृतिक रेशे का भी आपको नाम बताना है। तो आंसर है आपका, पॉलिस्टर कुड बी ब्लेंडेड विद नेचुरल फाइबर टू इनहेंस देयर प्रॉपर्टी। The common varieties of polyester are PET, polyethylene terephthalate, ओके, एंड टेरिकोट आपने सुना होगा, टेरी सिल्क सुना होगा और टेरी वूल सुना होगा। तो ये सारे क्या हैं आपके वेराइटीज हैं किसकी, पॉलिस्टर की, ओके। चलिए जल्दी से नोट करेंगे।
यहाँ पे आपका पॉलिस्टर को कॉटन आपका क्या हो गया बच्चों? कॉटन हो गया। देखो पॉलिस्टर है सिंथेटिक फाइबर, कॉटन आपका क्या आ गया? नेचुरल फाइबर। तो कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है उसके प्रॉपर्टीज को इनहेंस करने के लिए, तो उसको कहते हैं पॉलीकॉट। ओके। और पॉलिस्टर के साथ जब वूल मिलाई जाती है, तो वूल यानी ऊन भी आपका क्या है? नेचुरल फाइबर है, तो उसको पॉलीवूल कहा जाता है। और यहां पर आपको बताया भी गया है ये सारे क्या है? टाइप है किसके? इनको टेरी कोट भी कहा जाता है, जहां पर पॉलिस्टर को कॉटन के साथ मिलाया जा रहा है, और जहां पर सिल्क के साथ मिलाया जा रहा है वहां पर उसको क्या कहा जा रहा है? टेरी सिल्क कहा जा रहा है। और जहां पर वूल के साथ मिलाया जाएगा वहां पर टेरी वूल भी कहा जाता है। ओके। तो पॉलीवूल, टेरी वूल, पॉलीकॉट, पॉलीसिल्क, ये सारे सेम है। ओके। तो टेरी कोट को क्या लिखेंगे? इट इज मेड अप ऑफ ब्लेंडिंग। कैसे होता है? यह पॉलिस्टर व कॉटन के मिश्रण से बनता है। और टेरी सिल्क की बात करेंगे तो यह किसके? यह पॉलिस्टर और रेशम, पॉलिएस्टर भी लिखा होगा कहीं पर, कहीं कहीं पॉलिएस्टर भी लिखा होगा। पॉलिएस्टर व रेशम के मिश्रण से बनेगा या ब्लेंडिंग मिक्स करने के बाद बनेगा? ओके। इट इज मेड बाय ब्लेंडिंग पॉलिस्टर एंड वूल। ठीक है। और जो टेरी वूल है, ओके, टेरी वूल किससे बन रहा है? यह है पॉलिएस्टर व ऊन के मिश्रण से बनता है। तो बच्चों सिंपली क्या है? पॉलिस्टर है आपका एक संश्लेषित रेशा जिसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? लेबोरेटरीज में किया जा रहा है। किसका हमने बोला? पॉलिएस्टर का। इसका निर्माण कहाँ कर रहे हैं? लेबोरेटरीज में कर रहे हैं। पॉलिएस्टर बन गया संश्लेषित रेशा, कृत्रिम रेशा जिसे कहा जा रहा है। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज में उसके जो अपने गुण होंगे उनको और अच्छा बनाने के लिए या उससे ऐसे कपड़े का निर्माण किया जाए जिसमें कि और अच्छी प्रॉपर्टीज हो, तो उसके लिए फिर क्या किया जा रहा है? उसमें मिक्स किया जा रहा है कोई नेचुरल फाइबर यानी कि प्राकृतिक रेशा। प्राकृतिक रेशा उसमें मिलाया जाएगा। अब इन दोनों को मिला करके क्या हो रहा है? हमको क्या प्राप्त हुआ? जैसे हमने टेरिकोट बोला, टेरिसिल्क, टेरीवूल, तो ये सारे क्या है? ये सारे संश्लेषित रेशे प्लस किसके? जो आपके प्राकृतिक रेशे हैं, उन दोनों की ब्लेंडिंग से आपको प्राप्त हो रहे हैं। और यहाँ पर संश्लेषित रेशे के रूप में पॉलिएस्टर है, और जब आप प्राकृतिक रेशे के रूप में देख रहे हैं तो टेरिकोटा के केस में आपका कॉटन आ रहा है, नाम से ही पता चल रहा है टेरिकोटा। तो टेरी आपका पॉलिस्टर के लिए आ रहा है, और यहाँ पर उसके बाद कॉट आ रहा है, तो यानी कॉटन, सिल्क आएगा तो यानी पॉलिस्टर के साथ सिल्क मिला दिया है। और टेरी वूल की बात कर रहे हैं, मतलब कि पॉलिस्टर के साथ क्या मिला दिया है? वूल यानी कि ऊन मिला दी गई है। ओके, चलिए जल्दी से नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। तो अभी प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है। ठीक है। हम लोग सिंपली प्लास्टिक की एक बकेट खरीदते हैं। ठीक है, हमने प्लास्टिक की बकेट ले ली। अब इस प्लास्टिक की बकेट के क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी? अब बकेट है यानी बाल्टी, तो बाल्टी ज्यादातर यूज की जाती है पानी भरने के लिए, तो पानी भरेंगे इसमें। पानी भरा है। दूसरा क्या है? एनवायरमेंट में, हमारे वातावरण में खुले में रखी हुई है। ठीक है,
तो खुले में रखी हुई है तो ऑक्सीजन के संपर्क में भी आ रही है, सारी जो गैसेस है उनके संपर्क में आ रही है। दूसरा क्या है कि हम इजीली इसमें जितना भी इसका आयतन होगा, इसका 10, 15, 20 लीटर जितना भी आयतन है उतना पानी भर के हम इसमें इजीली कैरी कर सकते हैं। ओके, तो क्या क्या चीजें हो गई, एक जब हम पहली बात कर रहे हैं कि इसमें पानी भरा जा रहा है और ये वातावरण में कई गैसों के संपर्क में भी है, तो जब हम संक्षारण को पढ़ रहे थे आपको याद होगा, तो संक्षारण में हम क्या कह रहे थे कि धातुओं का क्या होता है, जैसे अगर लोहे की बाल्टी है या अन्य किसी धातु की बाल्टी है तो उसमें क्या होगा कि चूंकि वो पानी के संपर्क में है, बाल्टी में पानी ही रखा जाता है बार बार, तो पानी के संपर्क में है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, चूंकि यहाँ पर अनेक गैसेस भी वहां पर है, या हम मेनली क्या कहते हैं ऑक्सीजन के संपर्क में आ रहा है, तो पानी के साथ जब ऑक्सीजन का संपर्क होगा तो वहां पर धातुएं क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, जिनको आप नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि जंग लग गया। तो लोहे की बाल्टी पर जंग लग जाता है, और लोहे की बाल्टी अगर होगी 15 लीटर की आयतन होगा और वहां पर प्लास्टिक की बाल्टी होगी 15 लीटर की, तो दोनों के, खाली बाल्टियों की बात की जा रही है, अगर दोनों के भार की बात करें तो लोहे की बाल्टी का अपने आप खाली जब वो होगी वजन ज्यादा होगा, वहां पर प्लास्टिक की बाल्टी का जो वजन होगा वो क्या होगा, कम होगा, हल्की होगी यानी प्लास्टिक की बाल्टी, तो आप इजीली उसमें पानी कैरी कर सकते हैं इधर उधर। ठीक है, और हमने क्या बोला, चूंकि संक्षारित नहीं हो रही है, और ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है प्लास्टिक, और क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, जब आप विद्युत की बात कर रहे हैं तो उसका भी क्या होता है, कुचालक होता है। वहीं पर अगर मेटल की कोई क्या है, बकेट है या कोई भी सामान है, वो क्या है, वो सुचालक है। ओके, तो ये सारी इसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं प्लास्टिक की, क्योंकि प्लास्टिक को जब आप मेटल नॉन मेटल पढ़ते हैं तो वहां पर भी आप प्लास्टिक के बारे में और मेटल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो इस वजह से प्लास्टिक को क्या किया जाता है, इसके बहुत सारे बर्तन बनाए जाते हैं या बहुत सारे सामान बनाए जाते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज यानी कि प्रश्न होगा प्लास्टिक के गुण बताने हैं आपको, तो प्लास्टिक में कौन कौन से गुण होंगे। प्लास्टिक आर दो सब्सटेंसेज विच आर मोस्टली सिंथेटिक इन नेचर। प्लास्टिक क्या है, ऐसा वस्तु है या ऐसा पदार्थ है जो ज्यादातर क्या होता है, संश्लेषित होता है, या आप मैन मेड इसे कह सकते हैं, मनुष्य के द्वारा इसका निर्माण होता है, सिंथेटिक होता है। ओके, यह एक संश्लेषित पदार्थ है। ओके, चलिए, फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, यह कुछ गुण हैं प्लास्टिक के। तो क्या क्या गुण है, पहला है प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, दैट इज दे डू नॉट रिएक्ट इजीली विद एयर एंड वाटर, दे आर अनअफेक्टेड बाय मोस्ट ऑफ द केमिकल इन नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, प्लास्टिक बच्चों कैसा है, नॉन कोरोसिव है, यानी कि संक्षारण नहीं होगा, प्लास्टिक का संक्षारित नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि उस पर जंग नहीं लगेगा। ओके, तो क्या नहीं होगा, प्लास्टिक का इसका संक्षारण नहीं होता है। और संक्षारण नहीं होता है, और साथ साथ क्या कह रहे हैं, ये ज्यादातर जो क्या है आपका नॉर्मली दे डू नॉट रिएक्ट इजीली विद एयर एंड वाटर। जब हम कह रहे हैं कि बाल्टी में पानी रखा हुआ है, वो अलग अलग गैसों के संपर्क में भी है, तो वो क्या नहीं कर रही है, रिएक्ट नहीं कर रही है। जहां पर हम लोहे की बात कर रहे थे तो वो पानी से और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या कर रहा था, संक्षारित हो रहा था, रस्ट की परत यानी जंग की परत उस पर आ रही थी। ओके, तो यह किससे, हवा और पानी से अभिक्रिया नहीं करता है।
चलिए नेक्स्ट क्या था, दे आर अनअफेक्टेड बाय मोस्ट ऑफ द केमिकल इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशंस में यानी सामान्य स्थिति जो है, उन सामान्य स्थितियों में आपका जो प्लास्टिक है वो किसी भी केमिकल से रिएक्ट नहीं करता है, यानी अभिक्रिया नहीं करेगा। ओके, तो साथ में क्या लिखेंगे, सामान्य परिस्थितियों में प्लास्टिक किसी भी रसायन या ज्यादातर रसायन, अधिकतर रसायन आप बोल सकते हैं, से अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये इसके गुण हो गए। जब यह किसी से भी अभिक्रिया नहीं करेगा तो अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाने की संभावनाएं क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ओके, तो अभिक्रिया नहीं करता है। वहीं पर नेक्स्ट क्या है आपका, प्लास्टिक आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, दे डू नॉट गेट हीटेड अप लाइक मेटल्स। ठीक है, तो प्लास्टिक क्या हो रहा है, अगर प्लास्टिक का आपका कोई भी, जैसे हम बकेट की बात कर रहे हैं, बाल्टी की, अगर उसमें आपने गर्म पानी रखा है तो आपको फील नहीं होगा, उसका जो हैंडल है वहां तक ऊष्मा पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि ऊष्मा का चालन नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ आपने सपोज इस बकेट में बहुत गर्म पानी रखा है, तो जब आप इस सिरे को बकेट का पकड़ेंगे तो वहां पर आपको ऊष्मा नहीं लगेगी या गर्म नहीं होगी बाल्टी। वहीं पर जैसे आप मेटल की बाल्टी की बात कर रहे हैं, सपोज ये लोहे की बाल्टी है, तो इसमें आपने अगर गर्म पानी रखा है तो वो क्या हो जाएगा, चूंकि वो ऊष्मा का चालन करता है, ऊष्मा का चालन कर रहा है, तो यहां से हीट ऊपर को फ्लो होगी, कंडक्ट करेगी मेटल ऊपर को हीट को, और ये सिरा भी आपका क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है, कह रहा है कि प्लास्टिक आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। कैसे हैं ये, कुचालक आप इन्हें बोलते हैं, या बैड कंडक्टर, बहुत अच्छे चालक नहीं होते। ठीक है, तो प्लास्टिक कुचालक है ऊष्मा का। ओके, दे डू नॉट गेट हीटेड अप लाइक मेटल्स। ये धातुओं के समान, जब हम आयरन का एग्जाम्पल ले रहे हैं लोहे का, तो वहां हम देख रहे हैं कि लोहे की बकेट में क्या हुआ, हीट ने फ्लो किया। ओके, जबकि प्लास्टिक की बकेट में हीट फ्लो नहीं कर रही है, ऊष्मा का चालन नहीं हो रहा है। ओके, तो ये मेटल्स की तरह हीट अप नहीं होती। और प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, दैट इज दे डू नॉट गेट डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, यानी कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इससे क्या हो रहा है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव, तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा इनका अपघटन नहीं हो रहा है। ओके, चलिए इनका या इसका अपघटन नहीं होता है। और लास्ट है आपका प्लास्टिक आर वेरी ड्यूरेबल। कैसे होते हैं, बहुत समय तक टिकने वाले होते हैं या बहुत समय तक चल सकते हैं। चलिए, तो जल्दी से आंसर नोट करेंगे। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाएगा आपको, तो उसको आपका आंसर लिखना है। तो ये बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में भी दिया था लास्ट सेशन में, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज आपने लिखी होंगी, तो उनमें कुछ और ये सारी प्रॉपर्टीज भी आपकी प्लास्टिक के अंदर आती है। ओके, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपका,
प्लास्टिक आर हैजार्ड टू एनवायरमेंट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। प्लास्टिक हमारा जो है वो हमारे एनवायरमेंट के लिए कैसा है, खतरा है। इसको आपने क्या करना है, इस स्टेटमेंट की आपने पूरी व्याख्या करनी है कि क्यों ये कहा जा रहा है, किस कारणवश ये कहा जा रहा है। ओके, तो पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसे विस्तार से, तो इसका आंसर लिखेंगे। ओके, फिर आने वाले सेशन में हम इसका आंसर बताएंगे। ओके, तो होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जितना रिवाइज कराए गए यहाँ पर क्वेश्चंस वो आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, और आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।